नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए राजऋषि श्रृंखला पंचम में नेशनल पेंशन स्कीम पर आधारित 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, इन एनबीएस, केवीएस और यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला एनसीटी का एग्जाम है। वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन के लिए भी ये जरूरी हो जाएगा। साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही जरूरी हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो साथियों, शुरू करते हैं राजऋषि श्रृंखला पंचम का पहला क्वेश्चन। 101 हु इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ग्रांट्स फॉर द एक्सपेंसेज ऑफ द अथॉरिटी। प्राधिकरण के खर्चों के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशन मिनिस्ट्री। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि पेंशन फंड डिपार्टमेंट होता है, या आप कहेंगे जो एनपीएस अथॉरिटी है उसके लिए एक्सपेंसेज है उनको कौन सैंक्शन करेगा, ग्रांट को कौन सैंक्शन करेगा? इसके लिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनपीएस के जो अथॉरिटी है उसके लिए सैंक्शन करेगी। क्या सैंक्शन करेगी? खर्चे हैं, एक्सपेंसेज है, उनके ग्रांट है वो सैंक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। द पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर डैश। पेंशन नियामक और विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? पेंशन रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंड है वो किसके खर्चे में काम आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पेइंग सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पीएफआरडीए, पेइंग पेंशन टू सब्सक्राइबर्स, ग्रांटिंग डोनेशंस, पेइंग द टैक्सेज ऑफ पीएफआरडीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, पेइंग सैलरी एंड अदर रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पीएफआरडीए। आपको पता है कि एनपीएस है उसको रन किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। तो पीएफआरडीए का जो फंड सैंक्शन करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसके जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड है उसको खर्च किया जाएगा किसके लिए? इसका फंड है वो खर्च किया जाएगा पेइंग सैलरी एंड अदर रिम्यूनरेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पीएफडीआरए के लिए खर्च किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील फाइल्ड बिफोर द सिक्योरिटीज अपील ट्राइब्यूनल। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील के निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स। तो सिक्योरिटीज एंड अपीलाट ट्राइब्यूनल के सामने जो फाइल अपील की गई है तो उसके अंदर जो अपील की गई है उसको अपील को डिस्पोज ऑफ करना, मतलब कि उसकी सुनवाई है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 6 मंथ्स। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील के निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा है वो कितनी हो जाएगी? 6 महीने हो जाएगी। 6 महीने के अंदर सिक्योरिटीज अपीलाट ट्राइब्यूनल है वो अपना फैसला दे देगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा 6 महीने हो जाएगा या 6 मंथ्स हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स आर बीइंग क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। निम्नलिखित में से कौन सी राशि ग्राहक के शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा की जा रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, interest or other income received out of investment made, sums realized by way of penalties by the authority, D all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर इंटरेस्ट मिलता है और दूसरी इनकम होती है वो शामिल किया जाएगा। और सम्स रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज बाय द अथॉरिटी, कोई पेनल्टी अगर लगाई गई है तो वो भी शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा हो जाएगी एनपीएस के तहत। सभी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 105। हु विल ऑडिट द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी। प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण कौन करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अकाउंटेंट जनरल, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। प्राधिकरण मतलब पीएफआरडीए के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण कौन करेगा?
ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो पीएफआरडीए का जो वार्षिक लेखा होता है उसका लेखा परीक्षण करेगा, मतलब कि ऑडिट करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106, द पेंशन एडवाइजरी कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ डैश। पेंशन सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, कितने से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, कितने होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, नॉट मोर देन 15 मेंबर्स, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, और डी है नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। तो अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। मतलब कि 25 मेंबर्स हैं वो अधिकतम हो सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 25 मेंबर्स हो जाएगा। द पेंशन एडवाइजरी कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स, नॉट मोर देन 25 मेंबर्स, मतलब कि 25 लोग उसमें अधिकतम हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। अगला सवाल देख लेते हैं 107, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेंशन एडवाइजरी कमेटी। पेंशन सलाहकार समिति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू एडवाइज द अथॉरिटी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू मेकिंग रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद द एक्ट, टू कंट्रोल द सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, टू सुपरवाइज द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी, और डी ऑप्शन है टू सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेंशन एडवाइजरी कमेटी का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा टू एडवाइज द अथॉरिटी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू मेकिंग रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद द एक्ट, मतलब कि नियमों के अनुसार जो मैटर होते हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य हो जाएगा। पीएसी का हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, पीएसी बोल सकते हैं। पेंशन एडवाइजरी कमेटी है, और इससे पहले हम देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 25 मेंबर्स हो सकते हैं। ये पीएसी बनाएगी, और पीएसी का काम क्या हो जाएगा? टू एडवाइज द अथॉरिटी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू मेकिंग रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद द एक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 108, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर पीएफआरडीए सेल सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट a report giving a true and full account of activities including activities of development of schemes pension funds within DES। पीएफआरडीए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पेंशन निधि से संबंधित योजनाओं के प्रचार और विकास की सभी गतिविधियों का सही और पूरा लेखा जोखा देने वाली एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को डैश समय के भीतर प्रस्तुत करेगा। कितने समय के भीतर ये रिपोर्ट जमा हो जानी चाहिए? वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने दिनों के अंदर ये रिपोर्ट है वो सबमिट हो जानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स। करेक्ट आंसर विल बी बी, 9 मंथ्स। 9 महीने के अंदर ये रिपोर्ट है वो जमा हो जानी चाहिए। 9 मंथ्स यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, विद इन 9 मंथ्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर PFRDA shall submit to the central government report giving a true and full account of activities including activities of promotion and development of schemes pension funds within 9 months। Correct answer will be 9 months। Move to question number 109, from which fund are the salaries, allowances and other remuneration of the chairperson, other members, officers and employees of the authority being paid under this act। इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक किस कोष से भुगतान किए जा रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एनी वन ऑफ द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। इसमें जो पीएफआरडीए के जो कर्मचारी है या चेयरपर्सन है, अधिकारी है, उनके वेतन भत्ते और दूसरे रिम्यूनरेशन है वो कहाँ से दिए जाएंगे? पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड है उसमें से खर्च किया जाएगा, उसमें से वेतन दिए जाएंगे, क्योंकि रेगुलेशन के लिए पीएफआरडीए बना है। तो पेंशन रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है, उसमें से खर्चा है वो दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी और उसके दूसरे खर्चे हैं उनका भुगतान किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, द सिक्योरिटीज अपीलाट ट्राइब्यूनल शैल एंडोर्स ए कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाई इट टू डैश। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति
प्रस्तांकित करनी होती है, को इसको प्रस्तांकित करके प्रति है वो देनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। द एजुकेटिंग ऑफिसर्स, द पार्टीज, द अथॉरिटीज, और डी है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। द एजुकेटिंग ऑफिसर्स, इनको देनी होगी ये कॉपी, और पार्टीज को भी देनी होगी, अथॉरिटी को देनी होगी। तो सिक्योरिटीज अपीलाट ट्राइब्यूनल का जो आदेश आता है उनकी कॉपी है वो प्रस्तांकित करके और एक एक प्रति है इन सभी को दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। न्यू पेंशन सिस्टम फॉर न्यू एंट्रांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम। केंद्र सरकार की सेवा में नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली कब से लागू हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, और आसान सवाल है उसके गलत होने के ज्यादा चांसेस है। जब हम इस तरीके के क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके हमारा चेहरा है वो देखने लायक बनेगा। तो छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। देख लेते हैं ऑप्शन। 22 दिसंबर 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 जनवरी 2004, 31 दिसंबर 2003। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1/1/2004। मतलब कि 31 दिसंबर 2003 तक तो ओपीएस लागू थी, ओपीएस को बंद कर दिया गया। 31 दिसंबर 2003 तक जिसकी सर्विस लगी उसको ओपीएस मिल रहा था, और 1 जनवरी 2004 से क्या लागू हो गया? एनपीएस लागू हो गया। तो एनपीएस है ये एप्लीकेबल हुआ, कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 जनवरी 2004 से हुआ। सही उत्तर हो जाएगा सी। नया सवाल देख लेते हैं 112। हु ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द न्यू पेंशन सिस्टम। निम्नलिखित में से किसे नई पेंशन प्रणाली से छूट प्राप्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्म्ड फोर्सेज, सिविलियन एम्प्लॉइज इन डिफेंस सर्विसेज, पी एंड टी डिपार्टमेंट, पर्सन्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर्म्ड फोर्सेज है उनको एनपीएस से बाहर रखा गया, बाकी सभी पर एनपीएस है वो लागू हो गई। 1/1/2004 के बाद में कोई भी कर्मचारी लगेगा तो एनपीएस एप्लीकेबल होगा, परंतु आर्म्ड फोर्सेज है, जो फोर्स है जितनी भी भारत की सेनाएं हैं, चाहे तो एयर फोर्स है या नेवी है या जो थल सेना है, सभी प्रकार की फोर्सेज है उन पर एनपीएस लागू नहीं है, उनको ओपीएस मिल रहा है अभी भी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेज। देख लेते क्वेश्चन नंबर 113। व्हाट इज द मंथली रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू द न्यू पेंशन स्कीम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इस तरीके के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं और वही हमसे गलत हो जाते हैं। सरकारी सेवकों द्वारा नई पेंशन योजना में अंशदान की मासिक दर क्या है? कितना आपका कटेगा, कितना पेंशन में आपका कंट्रीब्यूशन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 6% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 7.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 9% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। सही उत्तर निश्चित रूप से आपको मालूम है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, हो जाएगा। 10% कंट्रीब्यूशन है वो आपका होगा, मतलब ग्राहक की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कितना गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कितने परसेंट वो होता है, ये टोटल है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में बेसिक पे में क्या क्या चीजें शामिल होती है ये भी मालूम होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में 10% होगा, और 10% में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? बेसिक पे होगा, साथ में डीए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज द रेट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज पेंशन अकाउंट अंडर द न्यू पेंशन स्कीम? नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के पेंशन खाते में सरकारी अंशदान की दर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 7.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 15% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। मतलब कि शुरुआत में जब एनपीएस शुरू हुआ था तो 10% कर्मचारी की तरफ से कटता था, वो आप सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, और उसमें सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10% कंट्रीब्यूट करती थी, परंतु इसको बढ़ा दिया गया है।
10% आपका उतना ही लिया जा रहा है और यहाँ पर 14% कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14% कंट्रीब्यूट करेगी, जबकि आपका कंट्रीब्यूशन है वो 10% रहेगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। व्हेन कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जिट फ्रॉम टीयर फर्स्ट ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम? सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के टीयर फर्स्ट को कब छोड़ सकता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर्स, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर्स, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, और डी है ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 62 ईयर्स। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको मालूम है कि रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर्स है, और जब रिटायर होगा कर्मचारी तो टीयर फर्स्ट है वो क्लोज हो जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पर ये टीयर फर्स्ट है वो क्लोज हो जाएगा, और इसमें जो भी अकोमोलेशन हुआ था उसका 60% आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होता है, और आपको जो अकोमोलेशन होगा या पेंशन फंड जो इकट्ठा हुआ है उसका 60% हो जाएगा। तो 60-60 आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ में 40% है वो गवर्नमेंट रिटेन कर लेगी। इस 40% को एनुटी प्लान के तहत लगाया जाएगा, और उस पर जो जो कलेक्शन आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, उससे आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। Question number 116. What is the mandatory percentage fixed for investment of pension wealth to purchase an annuity from an IRDA regulate life insurance company to provide for pension for lifetime of the employee and his dependents if he exits at the age of 60 years? कर्मचारी और उसके आश्रितों को जीवन भर पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशन धन का कितना प्रतिशत एक आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदना आवश्यक होगा यदि वह 60 वर्ष की आयु में बाहर निकलता है? मतलब कि यहाँ पर रिटायर हो गया है तो कितने परसेंट वार्षिकी या एन्युटी खरीदना होगा? और वार्षिकी है या एन्युटी है वो किससे ली जाएगी? आईआरडीए के द्वारा रेगुलेट होने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ये एन्युटी है वहां पर धन लगाया जाएगा, खरीदनी होगी। देख लेते हैं ऑप्शन, 40%, 50%, 30%, 60%, कितना परसेंट होना चाहिए एन्युटी या वार्षिकी खरीदने के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 40%। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 60% रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएगा, और 40% है वो लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा वार्षिकी खरीदने में। तो वार्षिकी के लिए खर्चा है वो कितना वार्षिकी या एन्युटी खरीदने में लगाया जाएगा? 40% जो आपका पेंशन फंड इकट्ठा हुआ था वो पेंशन वेल्थ के रूप में खर्च किया जाएगा, 40% किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 40%। मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। मेंशन द मैंडेटरी एनोटाइजेशन परसेंटेज ऑफ द पेंशन वेल्थ ऑन एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। मतलब कि ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे आपकी परीक्षा में, और दूसरे प्रकार के आएंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिए। पेंशन धन का अनिवार्य वार्षिकीकरण प्रतिशत क्या होगा यदि कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही एनपीएस से बाहर निकल जाता है? मतलब कि 60 वर्ष का हुआ नहीं है, या कहना चाहिए कि वो रिटायरमेंट से पहले एनपीएस छोड़ना चाहता है, तो कितना परसेंट रिटेन किया जाएगा आईआरडीए के द्वारा या पीएफआरडीए के द्वारा रिटेन किया जाएगा, पेंशन वेल्थ के रूप में खर्च किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा? यहाँ पर परसेंट देख लेते हैं, 50%, 60%, 70%, 80%। कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, 80% होता है। 80% हो जाएगा, मतलब कि 60 साल की उम्र में, हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, 60 वर्ष की उम्र में तो वो क्या करेगा, 60% उसको मिल जाएगा, और 40% है वो रिटेन किया जा रहा है, 40% रिटेन किया जाएगा एन्युटी खरीदने के लिए। परंतु 60 साल से पहले आप एग्जिट करना चाहते हैं, 60 वर्ष से पहले, चाहे 59 वर्ष में ही आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो कितने परसेंट रिटेन किया जाएगा? 80% रिटेन किया जाएगा, और 20% है वो रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएगा। तो 80% है वो पेंशन रेगुलेटरी फंड है उसके रूप में रहेगा, पेंशन वेल्थ के रूप में वो इन्वेस्ट किया जाएगा, और बाद में फिर 80% में से पेंशन मिलती रहेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 80%।
क्वेश्चन देख लेते 118। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सैलरी टू बी टेकन टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। सरकारी कर्मचारी के वेतन के कौन से तत्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान का निर्धारण करने में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बेसिक पे, एनपीए प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए एंड एचआरए, बेसिक पे प्लस डीए एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एलिमेंट क्या होंगे। अगर कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करना है, आपका शेयर शामिल करना है, तो आपके शेयर में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगे, ये पता होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, बेसिक पे। यहाँ जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या चीजें शामिल होंगी, बेसिक पे शामिल हो जाएगा, साथ में एनपीए इसमें शामिल होगा। एनपीए का मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, वो शामिल होगा अगर कोई है, और साथ में डीए उस पे शामिल होगा, डीए। तो ये सब चीजों को मिला करके आपका कंट्रीब्यूशन या शेयर बनेगा, और वो शेयर को आप सब्सक्राइबर का शेयर कह सकते हैं या कर्मचारी का शेयर कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बेसिक पे, एनपीए प्लस डीए। अगला सवाल 119। ए पर्सन joins सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। When will the deductions towards tier first contribution start from his pay bill? एक व्यक्ति अप्रैल 2022 के महीने में केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होता है। उसके एनपीएस टीयर 1 खाते में योगदान के लिए कौन से माह के वेतन से कटौती शुरू होगी, मतलब कि सैलरी के कौन से वेतन बिल से और कटौती होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रॉम अप्रैल 2022, फ्रॉम मई 2022, फ्रॉम जून 2022, फ्रॉम अप्रैल 2023। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, फ्रॉम मई 2022। मतलब कि उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, अप्रैल 2022 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया। तो अगले महीने की जो पे बिल होगा उसको, आपको मालूम है कि जब वो अपॉइंट हुआ है तो अगले महीने में उसको सैलरी मिलेगी। तो मई 2022 से उसका एनपीएस है वो कटेगा। यहाँ पर सैलरी उसको मई फर्स्ट में मिलेगी, तो अप्रैल महीने की सैलरी है वो काम करने के बाद में मई में मिलेगी, तो मई 2022 से उसका कंट्रीब्यूशन है वो शुरू हो जाएगा एनपीएस में। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। Question number 120. Who will allot a unique 16-digit permanent pension account number (PPAN) to the employees? कर्मचारियों को एक यूनिक 16 अंकों का स्थायी पेंशन खाता पीपीएएन कौन आवंटित करेगा। आजकल इसको प्रान नंबर बोलना शुरू कर दिया है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इसको कहना शुरू कर दिया है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये 16 डिजिट का होगा, और इसको जारी कौन करेगा। यूनिक 16 अंकों का जो प्रान नंबर होता है या पीपीएएन नंबर होता है, इसको जारी कौन करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। डीडीओ, पीएओ, आईआरडीए, सीपीएओ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, पीएओ। पेंशन एंड अकाउंट ऑफिस है वो जारी करेगा, पीएओ है वो जारी करेगा, प्रान नंबर जारी करेगा। इसको आप प्रान नंबर बोल रहे हो तो इसको जारी करेगा, और ये 16 डिजिट का होगा, यूनिक आईडी नंबर होगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 121। A government servant is drawing pay rupees 6,400 in level 7 during the month of September 2022. DA including 38%, HRA 27%, TPT rupees 3,600 plus DA. Calculate the NPS contribution recovered from his pay bill for September 2022. एक सरकारी कर्मचारी सितंबर 2022 में डीए है वो 38% है, एचआरए 27% है, और टीपीटी 3600 रुपये है प्लस डीए है। तो महीने के दौरान लेवल 7 में 60,400 का वेतन आहरित कर रहा है। उसके सितंबर 2022 के वेतन बिल से एनपीएस अंशदान की वसूली की गणना करें। तो कैलकुलेशन है वो होनी चाहिए। यहाँ पर डीए दे रखा है, एचआरए भी दिया हुआ है, टीपीटी भी दिया है, और टीपीटी पर डीए मिलता है, तो कितना इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। रुपीज 8,426, रुपीज 8,033, रुपीज 9,040, रुपीज 8,335। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऐसे कैलकुलेट करना है। हम देख चुके हैं कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो क्या शामिल होता है। यहाँ बेसिक पे होगी, तो बेसिक पे है वो कितनी दी हुई है, बेसिक पे दे रखी है 60,400 है, और इसके साथ में डीए है वो इंक्लूड करना होगा। तो 60,400 इंटू
38% डीए है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डीए आ जाएगा यहाँ पर 22,952 रुपये आ जाएगा। तो बेसिक पे 60,400 है, इसमें 22,900 ऐड कर लीजिए, 22,952 रुपये ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 60,629.52 आ जाएगा। और इसका फिर हम कैलकुलेट करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपका रुपये आ जाएगा यहाँ पर 8,335.2 आता है। इसको राउंड ऑफ करने पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा 8,335 हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लेते 122। What action is to be taken by the DDO if an official is transferred from one accounting circle to another accounting circle with regard to his pension fund? किसी अधिकारी का स्थानांतरण एक अकाउंटिंग सर्कल से दूसरे अकाउंटिंग सर्कल में होने पर डीडीओ द्वारा पेंशन फंड के संबंध में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड बाय पीएओ, ट्रांसफर द एंटायर लेजर कार्ड्स अलोंग विद कवरिंग लेटर, पीएओ विल इंटीमेट द बैलेंस टू द सीपीएओ, और डी है डीडीओ शुड इंडिकेट इन एलपीसी द यूनिक अकाउंट नंबर, द मंथ अप टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन हैव बीन ट्रांसफर टू द पेंशन फंड। तो क्या कार्रवाई करेगा? कोई डीडीओ है, कोई कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है, एक अकाउंटिंग सर्कल से दूसरे में ट्रांसफर हो गया है, तो डीडीओ है, क्या कार्रवाई करेगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, डीडीओ शुड इंडिकेट इन द एलपीसी। एलपीसी का मतलब लास्ट पे सर्टिफिकेट है, उसमें आपके यूनिक अकाउंट नंबर है या आप प्रान नंबर है उसको मेंशन करेगा। और ये भी बताएगा कि एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन से महीने तक कंट्रीब्यूशन हो चुका है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है। ये सब चीजों को ट्रांसफर करेगा, पेंशन फंड में ट्रांसफर करेगा और उसकी सूचना देगा नए जगह पर जो भी जा रहा है, नए अकाउंटिंग सर्कल में जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और साथियों, राजऋषि श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है 123। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिडक्शन ऑफ जीपीएफ फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ज्वाइनिंग आफ्टर 1/1/2004? 1/1/2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में कटौती का प्रतिशत क्या है? कमेंट जरूर करके बताइए। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 6%, 10%, 14%, नो डिडक्शन। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या उत्तर होना चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। 1/1/2004 के बाद में कोई जीपीएफ कटौती नहीं होती है, कोई जीपीएफ ही नहीं कट रहा है, तो जीपीएफ सिस्टम ही बंद कर दिया है। जीपीएफ कटता था, ओपीएस में कटता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ होता था, अभी एनपीएस हो गया है, तो एनपीएस में इस तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस प्रकार से हम राजऋषि श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को 123 को कंप्लीट कर चुके हैं और एनपीएस की कंप्लीट सीरीज है वो हो गई है। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। और मित्रों, अगर आप एस्पिरेंट हैं एनबीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो धौलागढ़ माता श्रृंखला आपके लिए यूनिक सीरीज लेकर के आ रही है एनबीएस स्कीम पर आधारित, जिसमें क्या क्या चीजें चर्चा हो रही हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, और साथ में एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में और कौन कौन सी चीजें चर्चा की जा रही है? हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएमईएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडेमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी। तो बहुत सारे पॉइंट है धौलागढ़ माता श्रृंखला में हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी बच्चे हैं वो चर्चा करेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। और अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।